नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल सीरीज जिसमें हम UPSC CSE 2026 के लिए हमारा प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर 1 होने जा रहा है। सबसे पहले हमें समझना क्या है कि हम UPSC के अंदर अगर हम बात करें तो हम ज्योग्राफी का रेलेवेंस थोड़ा देखेंगे। UPSC में ज्योग्राफी का क्या रेलेवेंस है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस कर सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है ये मेंस के अंदर आपका GS 1 सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। GS 1 सेक्शन के अंदर ये आपको मिलेगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर हमें कुछ हेड्स के अंदर UPSC में हमें कुछ हेड्स के अंदर ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को, फिजिकल ज्योग्राफी के आगे हमारा आ जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद हम कवर करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो ये आपको GS 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें। और मेंस की यहाँ पर हम बात करें, अगर हम एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की बात करें तो आपको ज्योग्राफी के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे करंट्स के बारे में, एल नीनो ला नीना के बारे में, कोल्ड करंट, वार्म करंट, या हमें और भी क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो हमारा टाइम जोन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या ओशियन के सैलिनिटी के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, सैलिनिटी के ऊपर भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हमें करंट अफेयर्स के साथ ही लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के साथ हम जो अपना ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिलता है कहीं पर एल नीनो फिनोमिना के बारे में लिखा हुआ, एल नीनो फिनोमिना या ला नीना फिनोमिना या सदर्न ऑसिलेशन या इंडियन ओशियन सदर्न ऑसिलेशन, अगर ऐसे आपको टर्म्स मिलते हैं न्यूज़पेपर के अंदर तो यहां पर ये आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे टर्म्स मिलते हैं तो आप उस न्यूज आर्टिकल को अच्छे से पढ़ें, साथ ही साथ उसे नोट डाउन करें, और उसके अगर आपको नोट्स बनाना, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर मिलती है तो आप उसके नोट्स भी बनाएं। अब हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं ब्रांचेस के ऊपर। तो ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांचेस जो हम UPSC के अंदर कवर करेंगे, इन ब्रांचेस के ऊपर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इनके अंदर हम क्या पढ़ाई करेंगे। तो पहली अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें लैंड फॉर्म्स पढ़ना पड़ेगा, लैंड फॉर्म्स, क्रस्ट, मेंटल कोर, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें, टेरेस्ट्रियल क्रस्ट, ये सारी चीजें। इसके साथ हमें क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही। क्लाइमेट में ही आपका एनवायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज भी, यहाँ तो मैंने आपको आपने अगर हमारा पहला लेक्चर कवर किया है तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि हम जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम एनवायरमेंट सेक्शन को साथ में लिंक करके ही पढ़ेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद ओशियंस भी यहाँ पर हम देखेंगे, ओशियंस, ओशियन के करंट, ओशियन का क्या सैलिनिटी लेवल होता है और कौन सा ओशियन कैसे बिहेवियर रखता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में जब हम आ जाएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो इसके हेड्स के अंदर भी हम कुछ चीजें कवर करेंगे। और जब ह्यूमन ज्योग्राफी की एक्सक्लूसिवली बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे अपने सेंसस की। सेंसस 2011 का हमारा सेंसस जो अवेलेबल है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। साथ ही साथ हमें पॉपुलेशन को कवर करना पड़ेगा, अर्बन रूरल माइग्रेशन को कवर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें इंटर कंट्री माइग्रेशन को भी, जिसे हम इमिग्रेशन या एमिग्रेशन कहते हैं, इन दोनों चीजों को भी हमें पॉपुलेशन के अंदर ही कवर करना होगा। साथ ही साथ हम सेटलमेंट्स को कवर करेंगे, सेटलमेंट्स। इसके बाद जो एक और चीज बच जाती है जो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम यहाँ पर माइग्रेशन को भी कवर करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर से। अब जब UPSC का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी मिलेगा, तो ये हम कुछ ऐसे इस पैटर्न के अंदर से यहाँ कवर करने जा रहे हैं। तो ब्रांचेस के अंदर ही हमारा थर्ड जो ब्रांच होने जा रही है, ये हमारी होने जा रही है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। तो आपको समझना है कि ये जो सब्जेक्ट केवल ज्योग्राफी का ही हमारा एनवायरनमेंट के साथ पहले ही लिंक हो गया था, इसके बाद यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कवर करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए हमें क्या क्या कवर करना है, तो हमें रिसोर्सेज देखने हैं, जैसे भारत के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किन किन रिसोर्सेज की कमी है, कौन कौन से रिसोर्सेज के लिए इंडिया टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है कि हम इंपोर्ट से, जैसे क्रिटिकल अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल अर्थ मेटल्स, ये रिसेंटली न्यूज में भी रहता है बहुत ज्यादा, और भारत इसका इंपोर्ट कराता है मैक्सिमम पार्ट का चाइना के अंदर से। तो रिसोर्सेज के अंदर हम ये सब कवर करेंगे। अगला हम कवर करेंगे इंडस्ट्रीज को। तो इंडस्ट्रीज देखेंगे हम सारा,
रिवॉल्यूशन से शुरू करेंगे 1700 से, और हम यहाँ पहुंचेंगे आज के अपने समय पे। आज भारत में क्या परिस्थितियां हैं इंडस्ट्रीज को लेकर, जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं वो जोग्राफिकली इकोनॉमी से कैसे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज कहाँ पर प्लेस होनी है, कौन सी इंडस्ट्री रेलवे लाइन के पास होगी, कौन सी मार्केट के बगल में होगी, कौन मार्केट से दूर होगी, ये सारी इंडस्ट्रीज को हम एक हेड के अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ इंडिया के टाइमलाइन को भी समझेंगे, क्या क्या ऐसी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से इंडिया को माना जाता है कि इसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो कभी पूरी तरह से आ ही नहीं पाया। तो हमारी मैन्युफैक्चर सेक्टरिंग में आप देखेंगे कि ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी नॉर्मली। इसके बाद हम यहाँ पर ये ट्रेड को भी समझेंगे, तो ठीक है, ट्रेड को भी हम यहाँ समझेंगे। और ट्रेड जब हम समझेंगे तो साथ में हम सारे अपने पोर्ट्स भी कवर करेंगे। पोर्ट्स जब हम कवर करेंगे तो आपको समझना है कि पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस यूपीएससी हाल फिलहाल के ईयर्स में पूछ रहा है। अभी रिसेंटली पिछले ईयर 2024 में ही पोर्ट्स के ऊपर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम ये कवर कर चुकेंगे तो यहाँ से हम 4th पॉइंट पे पहुंचेंगे जो अपना एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होगा। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर हम इकोलॉजी कंजर्वेशन समझेंगे, सस्टेनेबिलिटी समझेंगे। तो ये कुछ चीजें, जैसे इकोलॉजी को हम कैसे कंजर्व करेंगे, इनके सारे आइडियाज, ये सारी चीजें हम इस ज्योग्राफी के हेड के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या हो रहा है विश्व भर में, भारत में सस्टेनेबिलिटी, जैसे हमें कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर हैं जिनसे हम बच सकते हैं, या हमें उसे उस लेवल पे पहुंच जाना है कि हम उस नेचुरल चीज का कोई नुकसान ना करें और अपना काम हम कर लें। तो इस तरीके से चलने को सस्टेन तरीका कहा जाता है। तो ये सस्टेनेबिलिटी का भी हम थोड़ा समझेंगे। इकोलॉजी कंजर्वेशन, ठीक है, इकोलॉजी का कंजर्वेशन और साथ में अलग चीजों का भी कंजर्वेशन हम यहाँ ज्योग्राफी के अंदर कवर करने जा रहे हैं। अब हम एक्सक्लूसिवली अब जब अपने सिलेबस की बात करेंगे तो आपको यहाँ समझना है कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या मेंशन्ड है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा कुछ चीजें। प्रीलिम्स में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इस इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद फिजिकल फीचर्स और साथ ही साथ क्लाइमेट और रिसोर्सेज। तो इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस की बात कर रहे हैं हम ये एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद क्लाइमेट और रिसोर्सेज, क्लाइमेट और रिसोर्सेज, ये अपना ज्योग्राफी का हेड है। इसके बाद मेंस का मैं आपको बता ही चुका हूं, मेंस का हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हम ओवरऑल सारी चीजें हम जो कवर करेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगी इसके अंदर, और ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगी, और रिसोर्सेज आ जाएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस रिसोर्सेज, ये सारी चीजें यहाँ पर इसके सिलेबस में आपको मेंशन मिलेंगी। अब ऑप्शनल में जो लोग ज्योग्राफी लेते हैं वो, मैं इतने ऑप्शनल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम केवल प्रीलिम्स और मेंस के लिए कवर कर रहे हैं, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स। जो आप, अगर आप इसकी ज्योग्राफी आपका मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इसमें आपको फिजिकल, ह्यूमन, रीजनल, इंडियन ज्योग्राफी डिटेल के अंदर कवर करनी होगी, डिटेल के अंदर। तो ये अगर आपका मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और डिटेल के अंदर पूरा सिलेबस भी मेंशन है ज्योग्राफी का। आप जाकर यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड करके वहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लाइन पर जाके ज्योग्राफी सर्च करके पूरा डिटेल्ड जो उसका सिलेबस है उसे चेक कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या कवर करना होगा यूपीएससी के लिए, इस एग्जाम के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है तो आप देख सकते हैं अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो हमें सबसे पहले समझना है पृथ्वी के बारे में। यहाँ पर हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पृथ्वी के इतिहास को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो आपको समझना है कि पृथ्वी ग्रह जो है ये सोलर सिस्टम का एक भाग है, हमारे सोलर सिस्टम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सन है यहाँ पर और इसके प्लैनेट्स हैं इसके नियर बाय, ठीक है। तो ये हो गया अपना मरकरी, ये हो गया वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये हमारे हो गए सारे प्लैनेट्स और ये हो गया हमारा सन। इस कंबाइंड को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर जब साइंटिस्टों ने जांच की है और सबने जांच की है तो पाया गया है कि अर्थ ही इकलौता लिविंग प्लैनेट है। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लिविंग है अपने सोलर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ सपोर्ट अच्छा है। और यहाँ के जो कंडीशंस हैं तो एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है साइंटिस्टों द्वारा जिसे हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन। तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो हमारी अर्थ है ये गोल्डी लॉक जोन में है। और गोल्डी लॉक जोन एक ऐसी जोन होती है जहां पे स्टार के बाद से लाइफ प्रिजर्व कर सकती है। तो सन भी अपना एक स्टार ही है,
भले ही साइज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कंपेयर टू अदर स्टार्स, बट सन इज ए स्टार एंड नियर बाय द स्टार दिस जोन इज गोल्डीलॉक जोन वेयर द लाइट, वेयर द ग्रेविटी, वेयर एवरीथिंग इज इन कॉन्सोनेंस with the natural laws which will preserve life, which will support life on its planet। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर या अर्थ के अंदर यहां पर लाइफ पनप जाती है कुछ सालों, जिसे हम बात करें तो कुछ लाखों सालों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब शुरुआत कैसे होती है इस ब्रह्मांड की, तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो माना जाता है कि एक अणु के बराबर, एक एटम के बराबर एक कोई पार्टिकल है, वो अपने अंदर ही इतना प्रेशर दे रहा है और उसकी ग्रेविटी भी इसी के अंदर जा रही है, और ये अपने पास से लाइट भी नहीं पास होने दे रहा है, लाइट भी इसके अंदर कंप्रेस होती जाती है। तो होता क्या है कि ये धीरे 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 और छोटा होता जाता है, और सारा जितना भी ये मास है, ये जितना भी मास है, इस मास को एक पॉइंट पे आकर ये दबा देता है। अब इतना ज्यादा प्रेशर यहां से लग रहा है, यहां से प्रेशर आ रहा है, यहां से मास आ रहा है, और साथ में ग्रेविटी भी इसे सिंगुलर पॉइंट की तरफ खींच रही है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी का पॉइंट, सिंगुलैरिटी का पॉइंट। अब इस सिंगुलैरिटी पॉइंट पे क्या होता है कि एक दिन क्या आता है अचानक से कि ये फट जाता है। इतना प्रेशर, इतना कंप्रेशन होने के बाद क्या होगा कि ये फट जाएगा और सभी दिशाओं में चल देगा। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं बिग बैंग। तो बिग बैंग से हमारे आज का जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी शुरुआत होती है इस यूनिटी से, इस सिंगुलैरिटी के पॉइंट से, और फिर एक एक्सप्लोजन से क्या होता है कि सारी चीजें फुल स्पीड में, जितनी स्पीड आज हम देखते हैं कि हमारा सन भी पूरी स्पीड के साथ ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, इसके बाद अर्थ को भी हम देखें तो अर्थ रोटेट तो कर ही रही है, साथ में सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती हुई चली जा रही है, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स। तो ये सारी चीजें, ये जो स्पीड है, ये सब इस पॉइंट पर आकर निकला है। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं बिग बैंग पॉइंट और बिग बैंग। इस फिनोमिना को हम कहेंगे बिग बैंग। ठीक है, तो बिग बैंग हो रहा है। बिग बैंग से क्या होता है कि बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ये सब निकल कर आते हैं और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं। केवल अभी इस टाइम पर जब बिग बैंग हुआ है तो केवल हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इस यूनिवर्स में केवल एक ही गैस तब मौजूद थी जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। केवल हाइड्रोजन गैस यहां पर मौजूद थी उस टाइम पर, उस ब्रह्मांड के अंदर। अब इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में बॉन्डिंग बना के बाकी एटम्स को, बाकी चीजों को क्रिएट करेंगे। बाकी जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम बनेगा, ठीक है, हीलियम, लिथियम, ऐसे बनते हुए सारी चीजें बन जाएंगी। अब इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि स्टार्स का भी फॉर्मेशन होता है, स्टार फॉर्म होते हैं इसी प्रक्रिया में। अब क्या होता है कि ग्रेविटी, एक जगह कहीं बहुत ज्यादा ग्रेविटी लग रही है उस पॉइंट पर, उसी की तरफ सारा डस्ट गैस उसी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वो स्पीड तो पहले ही उसने अपनी पकड़ रखी है। अब इसी कोलिजन मिक्सचर में क्या होता है कि स्टार फॉर्म होते हैं एक एक्सप्लोजन के साथ। जब स्टार फॉर्म होता है तो जैसे जब हम अगर एक्सक्लूसिवली सन की बात करें, हम अगर सन की बात करते हैं तो सन जब फॉर्म हुआ तो सन से भी एक यहां से सेंटर से एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमें देखने को मिला कि अर्थ और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन का ही एक पार्ट है, जो बाहर छितरा गए हैं, आप समझ सकते हैं कि फैल गए हैं चारों तरफ। और लाखों साल घूमने के बाद क्या हुआ है, एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे घूमने से क्या हुआ है कि हमें स्फेरिकल शेप मिल गया है। स्फेरिकल शेप मिल गया। आप मार्स को देखेंगे, वीनस को देखेंगे, किसी भी प्लैनेट्स को देखेंगे आप, तो उसका जो शेप है वो आपको स्फेरिकल ही मिलेगा। स्फेरिकल, गेंद आकार, गेंद की आकार का शेप ये बन जाता है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिवली हमारे अर्थ प्लेनेट से रिलेटेड। तो आपको जानना है अर्थ क्यों एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है अपने सौरमंडल में जिसमें लाइफ एग्जिस्टिंग कर सकती है। यहाँ पर लाइफ क्या होगी, ये एग्जिस्ट कर सकती है, इसके पास सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ एग्जिस्ट कराने के लिए, वो अर्थ पे प्रेशर, ग्रेविटी, सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर तुलनात्मक, अगर हम दूसरी जगहों से तुलना करें, दूसरे प्लेनेट से तुलना करें कि वहां पर लाइफ क्यों नहीं है। जैसे अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी सन के इतना पास है कि वो वहां पर टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा होता है, तो लाइफ बहुत हाई टेम्परेचर में प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है। अब आपको समझना है कि अगर हम सन की बात करें, ये हमारा सन है और यहां पर हमारी अर्थ है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है।
तो इनकी दूरी अगर हम इस सेंटर से और इस सेंटर से दूरी निकालें दोनों की, तो ये दूरी आपको मिलेगी 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और इसी 151 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर को हम कहते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स। नाउ वी विल लुक एट द शेप। अब हम शेप थोड़ा देखेंगे, शेप क्या है अर्थ की। तो मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल शेप है, लेकिन परफेक्टली स्फेरिकल शेप नहीं है प्लेनेट अर्थ की। तो इसकी जो शेप है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये है इसकी परफेक्ट शेप। अब मैं आपको समझाता हूं कि परफेक्ट शेप क्यों नहीं है अर्थ की, परफेक्ट स्फेरिकल क्यों नहीं है अर्थ, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, इसी वजह से हमने इसे नाम दिया है ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब यहां पर आपको देखना है कि ये मान लेते हैं अर्थ है, यहां पर हमारा नॉर्थ पोल है और यहां पर हमारा साउथ पोल है। तो हमें जब हम अर्थ को असली में नापेंगे और देखेंगे तो हमें यहां पर अर्थ बल्ज दिखेगी, बल्ज। यहां पर बल्ज क्यों है अर्थ, क्योंकि आपको पता है कि हम प्लेनेट जो है वो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है साथ में। तो जब रोटेट होता है तो यहां से थोड़ा दब जाएगा, ठीक है, और ये बीच में क्या होगा, बीच में मोटा हो जाएगा। तो इसी का नाम दिया जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो अर्थ का शेप अगर आपसे कोई पूछता है तो या तो आप बताएं उसे जियोइड, या हमने पर्टिकुलर नाम दिया है अर्थ के शेप को, तो अर्थ शेप इज नेम्ड एज जियोइड। जियोइड शेप पर्टिकुलरली अर्थ का है, लेकिन उस क्या नाम है, उस स्फीयर को क्या कहेंगे, वो स्फीयर होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, जो बीच में से थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर से दबा हुआ होता है। अब रोटेशन की बात करें तो आपको पता है पढ़ाया जाता है 24 आवर्स, लेकिन इसमें से 4 मिनट आप कम कर दें तो 23 घंटे 56 मिनट में क्या करेगी अर्थ, एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसके बाद अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन आप जानते हैं 365.2 डेज, 25 डेज, ये एक रिवॉल्यूशन का टाइम है 365.25 डेज। मतलब कि जो सोलर सन के अराउंड अर्थ जब रिवॉल्व करती है उसकी बात हो रही है, तो उसे कंप्लीट करने में 365.25 दिन अर्थ लेती है, एक चक्कर काटने में पूरा सूरज का। अब अगर खुद का चक्कर काटने की बात करें अर्थ का, तो अर्थ अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है ऐसे, तो ये रोटेशन टाइम होता है 23 घंटे 56 मिनट का, टू बी एग्जैक्ट। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि डे होता है अर्थ के ऊपर, दिन होता है, रात होती है, और सीजन्स आते हैं। सीजन्स यहाँ पर हमें इसी फिनोमेना की वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ये अर्थ सिस्टम, अर्थ के सिस्टम को हम समझ लेते हैं थोड़ा। तो अर्थ को जब हम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर हमारा साउथ पोल। इसके बाद अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें सेंटर पर अर्थ के, तो इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये हो गया हमारा इक्वेटर। यहां से हम मान लेते हैं 0 डिग्रीज। इसके नीचे जाएंगे तो हम साउथ में डिग्रीज बढ़ेंगे, और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में डिग्रीज बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा। तो जैसे अब यहां पर आ जाएगा अपना तीसरी हम इमेजिनरी लाइन जो ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एंगल पर 23.5 डिग्रीज के। तो इसे हम कहते हैं ऊपर वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ऐसे ही इक्वेटर 0 से नीचे हम ले लेते हैं, ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ये भी 23.5 डिग्रीज पर लोकेटेड होगी। ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, आप समझ सकते हैं कि यहां पर अभी एक 66 डिग्री की लाइन होगी और फिर साउथ पोल यहां पर नजर आएगा। तो मैं ऐसे ही आपको बस एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद आपको समझना है कि मान लेते हैं कि यहां से एक सीधी लाइन गई है नॉर्थ से साउथ पर टच होती हुई। अब इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये कैसी हुई लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ट्यूडनल, ठीक है। और जब ऐसी लाइन जाएगी, जैसे ये ट्रॉपिक्स की लाइन जा रही है, तो इसे कहेंगे हम लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, ठीक है। जो लैटिट्यूड्स में लाइट घूमेगी उसे हम लैटिट्यूडनल लाइन कहेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो वर्टिकल लाइंस होंगी। अब यहां से आपको एक चीज देखनी है कि
अब ये मान लेते हैं कि ये अर्थ का एक प्लेन है हमारा। तो अर्थ क्या है, अर्थ ऐसी सीधी नहीं खड़ी है, ऐसे टिल्टेड है। प्लेन ऑफ एक्सिस हम किसका लेंगे, सन का। तो सन को आप इमेजिन कर सकते हैं, सन को आप बीच से काट दीजिए, सन के बीच से एक लाइन जा रही है जो अर्थ को भी बीच से काट के उससे पास हो रही है। अब अगर हम उस लाइन को, उसे लाइन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ एक्सिस। तो हम अगर प्लेन ऑफ एक्सिस पर देखेंगे तो अर्थ को हमें टिल्ट दिखेगी, और कितना डिग्री टिल्ट होगा, तो वो होगा 23.5 डिग्रीज का टिल्ट, 23.5 डिग्रीज का टिल्ट, इसीलिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप समझ सकते हैं कि अब अर्थ टिल्ट है तो जो सूरज की रोशनी है वो यहाँ पर एक टाइम पर रहेगी, क्योंकि अर्थ जो घूम भी रही है, मान लेते हैं ये अर्थ है और सन के अराउंड घूम रही है। ये जो कैप है, ऊपर वाला आप कैप देख सकते हैं, ये कैप जो है, और ये बॉटम पार्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब अर्थ जब घूम रही है ऐसे, तो ये क्या करेगी, एक मान लेते हैं कि ये सेंटर पे सन खड़ा हुआ है, एक बार क्या होगा कि साउथ पोल जो होगा वो फेसिंग होगा सन को, आप देख सकते हैं। और जब इधर होगी अर्थ, तो जब हमारी अर्थ कैसे घूमती हुई आई, ऐसे, ठीक है। अब ये घूमती हुई जा रही है, जब इधर आएगी अर्थ तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ जो होगा वो ऊपर होगा और साउथ नीचे होगा, तो साउथ में लाइट कम पहुंचेगी। और हमारा जो सन है, जो हमारा सूरज है, वो इसके बीच में घूमता है, और इसी कारण से आपको सीजन्स भी देखने को मिलते हैं। यहां तक आपको सीधी रोशनी मिल सकती है सूरज की, इसके बाद से जो रोशनी होगी वो स्लैंट लाइट पहुंचती है, जो भी लाइट स्लैंट होकर पहुंचती है, जो हीटिंग कम करती है। यहां तक हीटिंग अर्थ के ऊपर बहुत होती है, बहुत ज्यादा हीटिंग, आप जैसे इक्वेटर पे भी देखेंगे तो बहुत हीटिंग होती है, जिसकी वजह से बारिश भी वहां पर रेगुलर फिनोमिना है, एवरीडे फिनोमिना। इसके बाद हम इंडिया की एक्सक्लूसिवली बात करें तो हम जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन को लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से ही हमें टाइम जोन पता चलता है। तो जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये है 82.5 डिग्रीज ईस्ट पे, 5 डिग्रीज ईस्ट। एक जो सेंट्रल लाइन है हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो पास होती है ग्रीनविच मील से, नियर यूके। तो वहां से जब वो लाइन पास होगी तो उसे हम कहते हैं जीरो। जैसे लैटिट्यूड का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 0 डिग्रीज क्या है, तो ये है हमारी इक्वेटर लाइन की बात हो रही है। अगर लॉन्गिट्यूड की अगर लाइन की बात करें तो हम उसे आप प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं, प्राइम मेरिडियन, या जीएमटी भी कह सकते हैं। तो ये यहां पर जीरो होगा, जीरो। इसके अगर हम लेफ्ट में रहेंगे, इसके अगर हम लेफ्ट में जाएंगे वेस्ट में, तो यहां पर क्या होगा कि जो एंगल होगा वो बढ़ता जाएगा वेस्ट की तरफ, जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है। और अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का टाइम जोन कहाँ है, 82 डिग्रीज ईस्ट पर। और ये लाइन अंत में जाके पीछे मिलेंगी पैसिफिक ओशन में। इसी वजह से आपको देखेगा कि पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स पे हम जब इंटरनेशनल डेट लाइन को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कहीं कहीं वो मोड़ी गई है मैप में, अगर आप गौर से कवर करेंगे इसे। अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर्स ऑफ अर्थ के बारे में, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। अब हम इंटीरियर्स, अब अर्थ है मान लो एक प्लेनेट, और हमने उसके एक सेक्शन को ऐसे निकाल के चेक कर रहे हैं हम कि अर्थ आखिर बनी किन चीजों से है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि करीबन ये पहली लेयर होगी अपनी क्रस्ट की, क्रस्ट। और क्रस्ट जो हमारी पहुंचेगी वो करीबन 35 से 50 किलोमीटर के बीच में पहुंच सकती है, 35 से 50 किलोमीटर के बीच में। अब ओशियनिक जो क्रस्ट भी है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक होती है ओशियनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो ऊपर की लेयर है धरती की, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो समुद्र के ऊपर की लेयर है, समुद्र की जो सी फ्लोर है, वो कितने नीचे तक जाती है, ये करीबन 5 किलोमीटर तक है। जब समुद्र के आप बेस पर खड़े हो जाएंगे और उसके नीचे 5 किलोमीटर तक क्रस्ट मौजूद मिलेगी आपको। और अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में आपको पता है कि बहुत गहराई तक जाएगी, तो करीबन 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगली लेयर अपनी आती है मेंटल की। ये हो गया अपना लेयर ऑफ मेंटल, ठीक है। यहां पर एक लेयर आती है छोटी सी जो सेमी लिक्विड है, इसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर लेयर वो है जहां से यही लावा है, बस आप ये समझ सकते हैं। यहीं पर क्या हो रहा है कि प्रेशर्स की वजह से और करंट्स की वजह से क्या हो रहा है, ये सारा मटेरियल आपस में यहीं घूम रहा है और ये थोड़ी लिक्विड स्टेट है, यहां पर लिक्विड है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद मेंटल आप समझ सकते हैं,
इसके बाद दो तरह की हमारी कोर, ये लास्ट है अपना कोर। कोर में क्या है, दो पार्ट में हम कोर को डिवाइड कर देंगे। नीचे वाली जो कोर है इसे हम कहते हैं इनर कोर, और ये हमारी होगी सॉलिड, क्योंकि यहां पर प्रेशर इतना ज्यादा लग रहा है, यहां पर जो मटेरियल है उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये कोर, और यहां पर क्या मौजूद है, आयरन, Fe, आयरन से ही ये बनी हुई है। इसके बाद यही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे भी रोल प्ले करती है, बस सिमिलर है ये, ठीक है। और ऊपर वाली क्रस्ट, जैसे ये हो गई हमारी इनर क्रस्ट, ये हो गई हमारी आउटर क्रस्ट, सॉरी आउटर कोर। आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है। टेम्परेचर्स यहाँ पर बहुत हाई है, टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, हायर देन प्रेशर। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है टेम्परेचर से, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है टेम्परेचर से, जिस वजह से नीचे की लेयर जो है अपनी कोर की ये सॉलिड है। तो आप अगर पृथ्वी के अंदर घुस के देखेंगे और नीचे चलते जाएंगे टनल बोरिंग से, तो अंत में आपको एक लोहे की पूरी मिलेगी, इसी को हम इनर कोर कहते हैं, और ये लोहे की बनी हुई है। इसके बाद यहाँ लिक्विड फॉर्म में ये भी, यहाँ भी लोहा, जो भी भारी मेटल है वो नीचे चला गया है अर्थ के अंदर, और जो हल्का मेटल है वो ऊपर आ गया है। जैसे सिलिकॉन क्या है, वो ऊपर आ गया है टाइम के साथ, और भारी जो मेटल है वो नीचे चला गया है, और नीचे जाके एक कोर बनी है। कोर क्या है, ये असली में कैसी होगी, स्फेरिकल पूरी शेप में, कोर के चारों तरफ ये पूरी लोहे से बनी होगी। इसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में कोर है, फिर मेंटल है, फिर इसके मेंटल की ऊपर वाली लेयर में, अपर मेंटल में हमें देखने को मिलेगा, इसे हम कह सकते हैं लोअर मेंटल, और यहां अपर मेंटल में हमें देखने को मिलेगा कि यहां की जो अपर पार्ट है ये सेमी लिक्विड है, ये मूव करती है सालों में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बहुत धीरे धीरे, बट ये लेयर जो है ये मूव करती है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। मैं आशा करता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अब मेंटल की कितनी लेंथ है करीबन, तो 2900 किलोमीटर, यहां से 2900 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि क्रस्ट अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो गया, 40 किलोमीटर। क्रस्ट केवल 40 किलोमीटर है, उसके बाद जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर है। मेंटल 2900 किलोमीटर लॉन्ग जो हमारी मेंटल है। अब एक आखिरी चीज, आपको जब ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको मैप बुक हर वक्त अपने साथ रखनी है, मैप की बुक को आप पढ़ें, और जब आप ये सब सेक्शंस कवर करें तो मैं चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर्च करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर किसी के पास फोन है, और आपके पास भी फोन है, आप एक चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करके वहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अपने आप से 100 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस एक बार में बनवा सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि क्या आपको चीजें ज्योग्राफी में जो अभी तक यहां तक कवर हुआ है, क्या आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।